गुड आफ्टरनून। मैं सुमित सर आप लोगों के सामने व्यापम के विषय में सबसे पहले व्याकरणिक में भाषा के बारे में बताना चाहूँगा कि भाषा होती क्या है। भाषा जानेंगे, सामान्य हिंदी में भाषा के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। तो व्याकरण में हिंदी भाषा में देखें तो भाषा क्या होती है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन होता है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भावों या विचारों को दूसरे को बताते हैं तथा दूसरे व्यक्ति इसी के द्वारा अपने मन के भावों या विचारों को समझते हैं। तो भाषा के द्वारा कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इसका भाषा का मुख्य रूप से परिभाषा क्या होगा। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन होता है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन होता है। विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो विचार अभिव्यक्ति का साधन ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। विचार अभिव्यक्ति के साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी साहित्य होती है। हिंदी भाषा की अपनी साहित्य होती है, सभी भाषा की अपनी अपनी साहित्य होती है। तो विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन या फिर माध्यम को ही हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन या फिर माध्यम को ही क्या कहेंगे, भाषा। अब भाषा जब हम बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलते हैं, ध्वनि निकलते हैं। तो ध्वनि क्या हो सकते हैं, मौखिक हो सकता है, और ध्वनि को जब चिन्ह के द्वारा दिखा जाएगा तो लिखित होगा। और एक यदि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बताएंगे तो संकेतों के माध्यम से बताते हैं। तो भाषा के रूप देखा जाए तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। भाषा के रूप में एक पहला होगा मौखिक भाषा। भाषा का पहला रूप होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित मौखिक भाषा, दूसरा भाषा लिखित भाषा, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं। मौखिक अर्थात बोलकर व्यक्त किया गया भाषा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर बता रहा हूं। तो इसमें मौखिक भाषा में कोई भी व्यक्ति अपने मन के भाव या फिर विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तो बोलकर पहुंचाएंगे, और बोलेंगे तो मुख से क्या निकलेगा, ध्वनि निकलेगा। तो यह ध्वनि का रूप होता है। ध्वनि के द्वारा हम अपने विचार को दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। लिखित भाषा में मौखिक भाषा का लिखित, जब उसको ध्वनि को चिन्ह दे दिया जाता है, ध्वनि चिन्ह होता है। लिखित भाषा में ध्वनि का चिन्ह होता है। तो ध्वनि चिन्हों को हम पढ़ते हैं और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे पुस्तक को पढ़ते हैं और पुस्तक पर लिखे गए कुछ भी वाक्यांश है या फिर कुछ भी पैराग्राफ है, तो उसको पढ़कर उसके चिन्हों को, ध्वनि के चिन्हों को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो यह होता है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा संकेत के माध्यम से अपने मन के भाव या विचारों को बताया जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का संकेत जो होता है वो हमको रुकने के लिए प्रदर्शित करता है, रुकने के बारे में बताता है। उसके बाद जो पीला रंग का संकेत होता है वो ठहरने के लिए अभिव्यक्त करते हैं वो संकेत। और ग्रीन रंग का संकेत जो होता है, सिग्नल जो होते हैं, वो हमको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से विचारों या भावों का आदान प्रदान किया जाता है, दूसरे को बताया जाता है। तो भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य, क्योंकि इसका कोई लिखित व्याकरण नहीं है। संकेत का कोई व्याकरण नहीं होता है या नियम नहीं होता है। लेकिन मौखिक भाषा में बोले तो इसमें यदि कोई बोलेंगे तो भाषा में एक प्रकार का क्रम होगा, बोलेंगे वाक्यांश बोलेंगे तो क्रम होगा। लिखित भाषा में कुछ नियम होंगे, व्याकरणिक नियम होंगे। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा भाषा के रूप कहलाएंगे। सांकेतिक भाषा को नहीं रखा जाता है बाद में। तो यह हो गया भाषा के रूप में। अब हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो हिंदी आखिर किस रूप में, कौन से हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत अलग अलग रूप में परिवर्तित होकर फिर हिंदी में मानक रूप क्या करती है, ग्रहण करती है। तो भाषा के विकास क्रम की बात करें तो हिंदी भाषा का जो विकास है, हिंदी भाषा का विकास
विकास क्रम को देखें तो हिंदी भाषा आखिर किस रूप में हिंदी के रूप में आई है। तो हिंदी भाषा की जननी जो है, जननी जिससे उत्पन्न हुई है, तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है, संस्कृत से उत्पन्न हुई है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है। अब संस्कृत का विकास कैसे हुआ है? पहला वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली भाषा में, फिर प्राकृत भाषा में, उसके बाद फिर अपभ्रंश के रूप में, अपभ्रंश, उसके बाद फिर हिंदी भाषा का रूप ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा का क्या होता है? विकास होता है। पहला लौकिक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में उसका प्रवेश हुआ, उसके बाद पाली, पाली भाषा के रूप में पढ़े उसको, पाली से प्राकृत भाषा में पढ़े, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा के रूप में उसको पढ़े, अपभ्रंश भाषा के रूप में हिंदी को अपभ्रंश भाषा के रूप में देखा गया। और अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा से अपभ्रंश भाषा के बाद फिर हिंदी में उसका क्या हुआ? प्रवेश हुआ। तो ये देखें हम भाषा के विकास के बारे में, ठीक। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी। तो यह हो गया भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है? विचार अभिव्यक्ति का साधन होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों या भावों को पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति भी अपने विचार और भाव को एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो भाषा जो हुआ विचार अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में ध्वनि के माध्यम से बोल करके अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। लिखित भाषा में कोई भी व्यक्ति जो है वो लिखे हुए ध्वनि चिन्हों को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से अर्थ को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, भाव को समझा जाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा के कोई भी नियम नहीं होते हैं, उसमें कोई भी व्याकरणिक नियम नहीं है, इसलिए सांकेतिक भाषा को हटा दिया गया है और लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों को क्या किया जाता है? लिया जाता है। यह हो गया हमारे भाषा के बारे में। अब व्यापम में देखा जाए तो एक टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, समास। शब्द विचार में देखें तो समास के बारे में, तो समास के बारे में जानेंगे, आखिर समास होता क्या है और समास का हमारे हिंदी व्याकरण में योगदान कैसे रहा है। समास, समास, समास। समास को जानने के पहले संधि के बारे में जानते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, संधि मतलब जोड़, और समास का अर्थ होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है लेकिन समास में पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए पद बनते हैं जिसको समस्त पद कहा जाता है या उसी को समासिक पद कहते हैं, और इस क्रिया को समास कहा जाता है। तो 2 पदों के मेल से, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से समस्त पद बनता है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से समस्त पद बनता है, समस्त पद। और
और इस बने हुए पद को समासिक पद भी कहा जाता है। बने हुए पद को समासिक पद भी कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही समास कहा जाता है। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में कहना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में कहना, संक्षेप में कहना। दो या दो से अधिक पद है उसको संक्षेप में कह दिया जाता है समास में। तो समास का मुख्य अर्थ लिया जाता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में कहना। तो समास के तत्व देखा जाए तो समास का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि प्रतिदिन। समास का एक उदाहरण है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन मतलब दो पद हैं, दो पद मिलकर एक पद बनाए, तो बने हुए पद को ये समस्त पद कहेंगे इसको। तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, इसका समास विग्रह करेंगे जब पदों के आधार पर तोड़ेंगे तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। अब बने हुए समस्त पद में दो पद दिखाई देते हैं। कितने पद दिखाई देते हैं, दो पद। तो पहले पद को हम बोलते हैं प्रथम पद और दूसरे पद को बोलते हैं द्वितीय पद। पहले इसमें देखेंगे तो ये वाला क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, प्रथम पद। और दूसरा वाला जो शब्द है या पद है उसको क्या कहेंगे, द्वितीय पद कहेंगे, इसको द्वितीय पद कहेंगे। दूसरा वाला पद है वो द्वितीय पद कहलाता है। द्वितीय पद, प्रति इसमें प्रथम पद है, दिन क्या है, द्वितीय पद है। प्रत्येक दिन, इस पर शब्दों में ध्यान दे तो प्रथम पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। कितने दिन जाना पड़ेगा, प्रतिदिन जाना पड़ेगा, प्रत्येक दिन जाना पड़ेगा, तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा। इसका प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद का क्या होता है, समानता होता है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। समास के तत्व देखें तो समास के तत्व, तो इसमें देखें शब्द में तो समास के तत्व में होंगे, एक तो होंगे प्रथम पद, प्रथम पद, दूसरा होता है द्वितीय पद, तीसरा होता है समस्त पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, और तीसरा तत्व जो होता है उसको समस्त पद कहते हैं। और चौथा होता है समास विग्रह, समास विग्रह। समासिक पदों का अलग हुए रूप को हम बोलते हैं समास विग्रह, अलग अलग करना समासिक पदों को। अब तत्व में देखें, समास के तत्व में देखें तो पहला तत्व है तत्व। समास के तत्व में पहला तत्व है प्रथम पद। पहला है प्रथम पद। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद। समस्त पद, एक उदाहरण लिए थे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में इसमें दो पद मिले हैं, प्रति और दिन, प्रतिदिन मिलकर के प्रतिदिन बना है। तो पूरे टोटल इसको क्या कहेंगे, कुल पद को क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। समस्त पद का पहले वाला जो पद होता है, पहले वाला शब्द प्रति, पहले वाला जो पद या शब्द होता है प्रति, तो प्रति को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे। समस्त पद का पहला पद, समस्त पद है उसका पहला जो पद है उसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद या फिर पूर्व पद कहेंगे। समस्त पद का पहला पद, समस्त पद का पहला पद जो होता है, पहला पद या फिर शब्द, पद अर्थात शब्द, तो समस्त पद का पहला पद को हम क्या कहेंगे, समस्त पद का पहला पद को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे या फिर पूर्व पद कहेंगे। दूसरा तत्व होता है समास में, दूसरा होता है द्वितीय पद। दूसरा तत्व होता है समास का द्वितीय पद। द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद का दूसरा वाला पद होता है उसको द्वितीय पद कहते हैं। यह समस्त पद
पहला पद को प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे, दूसरा को द्वितीय पद कहेंगे, और पूरे मिलाकर समस्त पद कहलाते हैं, समस्त पद। और जब इसको अलग अलग किया जाता है शब्दों को, तो उसी को कहा जाता है समास विग्रह, अलग करना, पदों को अलग करना। प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन जो शब्द है उसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। प्रति शब्द है अव्यय है, प्रति, आ, भर, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जिसका कहीं पर भी प्रयोग करें, लिंग वचन कारक और काल के कारण जिसका रूप नहीं बदलते हैं, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, दिन में भी प्रति लगाए और वर्ष में भी प्रति लगाए, तो प्रति शब्द क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन होगा। प्रतिदिन का समास विग्रह जो होगा वो क्या होगा? समासिक पद, और समासिक पद का समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन, समास विग्रह। और समास का नाम क्या होगा? ये प्रति शब्द क्या है? अव्यय है, इसलिए, और पहले पद की प्रधानता है, इसलिए यहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। आगे देखेंगे, यह हो गया प्रथम पद। द्वितीय पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कहेंगे। समस्त पद का दूसरा वाला जो पद है, दिन है, वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा। तो समस्त पद का, समस्त पद का दूसरा पद, समस्त पद का दूसरा पद जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद का दूसरा पद को हम बोलेंगे द्वितीय पद, या फिर इसी को बोलेंगे उत्तर पद। दूसरा पद या इसी को बोलेंगे उत्तर पद। तीसरा होता है समस्त पद। समस्त पद, दो पद मिलकर जो एक पद बनाएंगे, नए समासिक पद, उसी को बोलेंगे समस्त पद। प्रतिदिन, चौराहा, तो इसमें चौराहा में चार राहों का समूह, तो चौराहा में चार राहों के समूह में पूरे चौराहा शब्द को क्या कह देंगे? चौराहा। तो चौराहा शब्द क्या कहलाएगा? हमारा समस्त पद कहलाएगा। इसमें बहुत सारे पद मिले हैं, एक से अधिक पद मिले हैं, तो चौराहा को हम क्या कहेंगे? समस्त पद। जिसमें दो या दो से सभी पद होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। जिसमें सभी पद हो, सभी पदों, सभी पदों को मिलाकर एक पद बनता है। सभी पदों को मिलाने के बाद एक पद जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं समस्त पद। चौथा होता है समास विग्रह। समास विग्रह, समासिक पद को अलग अलग पदों में अलग अलग करना। विग्रह मतलब अलग अलग करना। समासिक पद को अलग अलग पदों में तोड़ना, अलग अलग पद करके लिखना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो ये हो गया समास के तत्व। अब देखेंगे समास के प्रकार। समास विग्रह में पहले भी बता दिए थे, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये इसका समास विग्रह हो गया। तो समास को अलग अलग, समास के जो पद जो होते हैं यथाशक्ति, इसको अलग अलग पदों में विभक्त करना या फिर रखना या फिर तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो ये हो गया समास के तत्व। अब आगे देखेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला,
समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा प्रकार जो होता है द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा प्रकार समास का होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास। और छठवां प्रकार होता है उसको बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। अब प्रत्येक समास का अलग अलग परिभाषा के हिसाब से पहचान होता है, अलग अलग पहचान होते हैं समास के। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद जब बोलेंगे इसके शब्दों को, समासिक पदों को, तो पहले पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में, पहले पद की। जैसे प्रतिदिन, 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 प्रति, प्रति शब्द की प्रधानता है, प्रत्येक दिन। जोर देंगे जब बोलेंगे तो प्रतिदिन, अर्थात कितने दिन जाना पड़ेगा? प्रतिदिन जाना पड़ेगा, हर दिन जाना पड़ेगा, प्रतिदिन। आमरण, मरने तक। तो इसमें प्रथम पद अव्यय होगा और प्रथम पद की प्रधानता होगी। प्रतिदिन, आमरण, आजन्म, आजन्म, भरपेट, भरकस, भरकस। इसमें प्रथम पद भर क्या है? अव्यय है। आ शब्द क्या है? अव्यय है। प्रति शब्द क्या है? अव्यय है। मरने तक, मरण, तो आ शब्द अव्यय है और प्रथम पद की क्या है? प्रधानता है। आजन्म, जन्म तक। भरपेट, भर, भर शब्द की प्रधानता है। तो बोलेंगे तो पहले पद की जब प्रधानता होगी शब्दों में, प्रथम पद की प्रधानता होगी और प्रथम पद अव्यय होगा, तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। द्वितीय पद, द्वितीय पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। जैसे कि राजभवन, राजभवन। तो भवन, भवन की प्रधानता है, द्वितीय पद की प्रधानता है। किसका भवन? जब बोलेंगे शब्द को तो किसका इमेज आएगा हमारे सामने में? भवन का आएगा। किसका भवन? राजा का भवन। भवन का मैप बनेगा, एक माइंड मैप बनेगा हमारे सामने में। तो प्रधानता किसकी हुई? भवन की। चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़ीमार शब्द बोलने से चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया की प्रधानता नहीं है, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार। पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। दूसरे पद मारने वाला, मार शब्द की प्रधानता है। राजभवन, राजपुत्र, राजपुत्र। द्वितीय पद पुत्र की प्रधानता, राजपुत्र बोलेंगे तो पुत्र की प्रधानता, द्वितीय पद की प्रधानता होगी। तो जिसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। तो यह प्रश्न भी पूछा है कि पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं व्यापक में। पद के आधार पर भी समास के 4 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ते हैं 6 रूपों में, लेकिन पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। वो किसके अंतर्गत आते हैं? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। अब कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास की परिभाषा से कैसे पहचान करेंगे शब्दों में या पदों में, या उदाहरण आएगा तो कैसे जानेंगे कि इस पद में कर्मधारय समास, दिए गए पद में कौन सा समास है? ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ, द्वितीय पद की प्रधानता, बोले नीलकंठ बोल रहे हैं तो हमारे सामने कंठ, किस पर, किस शब्द पर जोर दिया जा रहा है? कंठ पर, ठीक है। तो कंठ द्वितीय पद, द्वितीय पद की प्रधानता होगी। नीलगाय, नीलगाय बोलने से, नीलगाय, नीलगाय जब बोलेंगे तो हमारे सामने गाय, गाय का मैप बनेगा, चित्र, प्रतिचित्रण बनेगा, गाय का चित्र बनेगा।
गाय दिखेंगे तो हम गाय की प्रधानता है। और इसका परिभाषा देखें तो इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला जो पद होता है वो विशेषण होते हैं और दूसरे पद क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहेंगे। तो गाय की विशेषता बताई जाए, गाय कैसा है, नील गाय है। गाय कैसी है, नील गाय। कंठ कैसे है, नीला है। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है। तो इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होते हैं। चौथे भेद की बात करें समास के प्रकार में, द्विगु समास। द्विगु समास में भी द्वितीय पद प्रधान होंगे। द्वितीय पद की प्रधानता होती है। द्वितीय पद, द्वितीय पद अर्थात द्वितीय पद को और क्या बोलते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद भी बोला जाता है। तो देखेंगे दिए गए समासिक पद में द्वितीय पद की प्रधानता होगी, और लेकिन इसमें पहला पद जो होगा संख्यावाची शब्द होगा। पहला वाला जो पद होगा वो संख्यावाची पद होगा। संख्यावाची पद होगा जैसे कि चौराहा। चौराहा बोलेंगे तो चौराहा बोलने से राह शब्द, राह, राह कैसा है, चौराहा है, चार राहों का समूह है। तो जब शब्द को बोलेंगे तो राह में जोर दिया जा रहा है, राह में। दूसरा पद क्या है, राह, राह, चौराहा। पंचवटी, पंचवटी, वट कैसा है, पंच है, पंच। तो पहला शब्द पंच क्या है, संख्यावाची है, और वट क्या है, विशेष्य है, बगीचा, पंचवटी। तो पंचवटी में भी कौन सा होगा, द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समूह, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। द्वंद्व समास बहुत आसान है। जब दोनों पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की जब प्रधानता होगी, पहले वाले पद और दूसरे वाले पद दोनों पदों की जब प्रधानता होती है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों की प्रधानता, प्रथम पद और द्वितीय पद, द्वितीय पद दोनों पदों की प्रधानता होती है। माता पिता, माता पिता, तो दोनों पद इसमें प्रधान है, माता और पिता। समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह के जगह में और शब्द प्रयोग किए जाते हैं, माता और पिता। जब माता और पिता दोनों को सामने ला देंगे तो दोनों हमारे लिए, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और दोनों हमारे लिए समान है, माता और पिता। तो माता पिता में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन में भी कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इसका पहचान क्या है, इस प्रकार के इसके जो दोनों पदों में के बीच में योजक चिन्ह रहते हैं, योजक चिन्ह। और जब समास विग्रह किया जाता है तो योजक चिन्ह को हटा करके और का प्रयोग करते हैं और शब्द लगा दिया जाता है। माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये दोनों पदों में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। पिता पुत्र, पिता और पुत्र, पिता पुत्र, पिता और पुत्र। तो इस प्रकार इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पहला समास अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, और पांचवा समास जो है द्वंद्व समास। छठवां होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ना तो प्रथम पद की प्रधानता होती है और ना ही द्वितीय पद की। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, अन्य पद की जब प्रधानता होती है तो वहां कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे कि चंद्रशेखर, 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 चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव। तो यहां पर चंद्रमा की न तो चंद्र शब्द की, चंद्र पद की विशेषता है, न तो शिखर, शेखर अर्थात अपने सिर पर धारण करने वाले, शिखर, शिखर मतलब सिर पर। तो चंद्र और शेखर दोनों पदों की प्रधानता न होकर के एक अन्य पद भगवान शिव सामने आते हैं, उसकी प्रधानता होती है। चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव। तो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास।
इसी प्रकार और उदाहरण है दशानन। दशानन दशानन। दस हो मूर्त मूर्त मुख। दशानन। दस हो आनन अर्थात मुख। दस हो मुख अर्थात रावण। तो इसमें रावण शब्द आ जा रहे हैं, न तो मुख की प्रधानता है, न तो संख्या शब्द 10 की प्रधानता है, दोनों पदों की प्रधानता नहीं है। एक अन्य व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं दशानन, तो अर्थात रावण, रावण की प्रधानता हो रही है, इसलिए दशानन शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार 4 समास है और चारों के कुछ कुछ पहचान है। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होगी अव्ययी भाव समास में, और पहला पद जब अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास में इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है, उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है, लेकिन कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होते हैं। उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है इसमें। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो मुख की जिसकी विशेषता बताई जाती है, मुख, उसे उपमेय कहेंगे। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता को बताई जाए, समानता को, चंद्रमा से, तो मुख की समानता किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से। तो जिससे समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको मुख कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाएगी उसको हम उपमान कहेंगे, और जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहेंगे। तो द्विगु समास में द्वितीय पद की प्रधानता होगी, लेकिन पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में, और इसमें बीच में योजक चिन्ह को हटा करके जब समास विग्रह किया जाता है तो उस पर और लगाते हैं। बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद की प्रधानता होती है और न ही द्वितीय पद की प्रधानता होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की। तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास।